आपका हमारे YouTube चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। हम सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी कुछ आपको बता चुके हैं, कैसे उसकी खोज हुई, किन्होंने किया, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की क्या विशेषताएं थीं, नगर नियोजन कैसा था और जो नगर पाए गए वहाँ से क्या क्या वस्तुएं कैसे कैसे प्राप्त हुई, हम आपको पीछे बता चुके हैं। अब जो इसमें आगे बचता है वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति। आप जब भी इतिहास का अध्ययन करेंगे तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक कल्चर आपको हमेशा पढ़ना होगा, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों ना हो। यहाँ भी आपको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना है कि आखिर सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक स्थिति अर्थात किस तरह से शासन चलता था, कैसे लोग कंट्रोल होते थे, किस धर्म का पालन करते थे, धर्म कर्म का पालन कुछ करते भी थे या नहीं, और आर्थिक स्थिति आखिर व्यापार, वाणिज्य, कृषि में वे क्या करते थे। ये स्थिति आज आपको यहाँ आपको बताना होगा। ध्यान रहे, पहले सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। सामाजिक स्थिति सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति, इसमें हम लोग जब दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में यद्यपि आर्य सभ्यता की तरह चतुर्वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी सामाजिक व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन उस जैसी व्यवस्था अवश्य थी। जैसे हम लोग समाज में ये पाते हैं कि वो कई जगह से यज्ञ वेदियों के निशान मिले। जैसे मैं कालीबंगा बता चुका हूँ, कालीबंगा से यज्ञ वेदियों का निशान मिला है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव का सील पर पाई गई मुद्रा और मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये ऐसी स्थिति यज्ञ वेदियों की इत्यादि जो स्थितियां हैं, मूर्तियों इत्यादि का पाया जाना, ये बताता कि कोई न कोई धार्मिक वर्ग था, कोई न कोई धार्मिक वर्ग था। एज आज पुरोहित वर्ग कोई रहा होगा, पूजा पाठ कराने वाला। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सामाजिक स्थिति में संभवतः पुरोहित वर्ग रहा होगा। संभवतः पुरोहित वर्ग रहा होगा। एक चीज हम लोग और देख लेते हैं यहाँ कि साथ ही साथ सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े भवन प्राप्त हुए, बड़े बड़े मकान प्राप्त हुए, कई तले मकान प्राप्त हुए। और उस सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन बड़े सुंदर थे। तो मकान कौन बनाया होगा? संभव तो कोई कारीगर वर्ग जरूर रहा होगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि कोई कारीगर वर्ग भी रहा होगा। तो कारीगर, अब जब कारीगर है तो अपने से सारा काम करेगा नहीं, कोई साथ में होगा श्रमिक, तो श्रमिक वर्ग भी रहा होगा। श्रमिक और श्रमिक वर्ग के साथ साथ आप एक चीज और भी पाते हैं कि सिंधु सभ्यता में व्यापार वाणिज्य किया दिखता है। व्यापार वाणिज्य जो आपको आगे पढ़ाए भी जाएंगे आर्थिक स्थिति में, यानी व्यापारी वर्ग भी रहा होगा। व्यापारी वर्ग भी अवश्य ही रहा होगा, क्योंकि व्यापार वाणिज्य फलते फूलते दिखते हैं, इसलिए व्यापारी वर्ग भी रहा होगा। साथ ही साथ आप सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का चिन्ह पाते हैं। घड़े, गीले घड़े से लिपटा सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। तो सूती कपड़ा कैसे बना होगा? इसका मतलब कोई जुलाहा वर्ग भी रहा होगा। तो जुलाहा वर्ग भी हो गया। संभवतः सिंधु सभ्यता में सामाजिक स्थिति अगर देखी जाए तो पुरोहित वर्ग, कारीगर, श्रमिक, व्यापारी, जुलाहा वर्ग विद्यमान था। अब तो क्लियर हुआ, ये सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति यही है, पुरोहित,
कारीगर, श्रमिक, व्यापारी, जुलाहा वर्ग उस समय रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उस अनुमान के प्रमाण है। प्रमाण क्यों? यज्ञ वेदियों का निशान मिलता है तो जाहिर है कोई पुरोहित वर्ग का या धर्म कर्म कराने वाला वर्ग रहा होगा। अगर बड़े बड़े भवन है तो कारीगर वर्ग रहा होगा, बिना कारीगरों के तो भवन बन नहीं जाएगा। और अगर कारीगर भवन बना रहा है तो बिना श्रमिक के वो बनाएगा नहीं, इसलिए श्रमिक वर्ग रहा होगा। व्यापार वाणिज्य के दिखता है तो व्यापारी वर्ग रहा होगा, और सूती कपड़े के निशान मिले तो जुलाहा वर्ग भी रहा होगा। ये रहे आपके सामने सामाजिक स्थिति। ठीक, हम लोग देख लेते हैं धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक किस तरह के लोगों का वहां शासन रहा होगा, ऐसा कुछ ऐसे विद्वान जैसे स्टुअर्ट पिगट वगैरह कहते हैं कि वहां पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। पिगट इत्यादि बताते हैं पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। इसी तरह से कुछ विद्वान, उनका विचार है कि कोई न कोई शासन ऐसा रहा होगा जो प्रतिनिधियात्मक ढंग से चलता होगा। अर्नेस्ट मैके कहते कि प्रतिनिधि शासन रहा होगा। मार्टिमर व्हीलर नाम के एक विद्वान है, वो मार्टिमर व्हीलर इत्यादि लोग बताते हैं कि वहाँ एक ऐसा जनतंत्र रहा होगा जो चुने हुए लोगों को भेजा गया होगा। उस मतलब तमाम विद्वानों के तमाम विचार। व्यापार वाणिज्य की अधिकता को देखकर मार्शल कहते हैं कि संभवतः यहाँ व्यापारी वर्ग का शासन था। ये व्यापार वाणिज्य की अधिकता के नाते ऐसा है। तो इस तरह से राजनीतिक स्थिति में आप पिगट के अनुसार पुरोहित वर्ग का शासन, मैके के अनुसार प्रतिनिधि जनतंत्र, ऐसा आर्नेस्ट मैके बताते हैं। इसी तरह से व्हीलर या मार्टिमर व्हीलर ये बताते हैं कि उस समय चुने हुए लोगों का शासन, मार्शल का मत है व्यापारी वर्ग का शासन। इन लोगों का ऐसा अनुमान है, मार्शल कहते हैं कि क्योंकि चौतरफा जो है व्यापार वाणिज्य फलीभूत होता है, ऐसा लगता है व्यापारी वर्ग ही शासन में रहा होगा, ऐसा लोगों का विचार है। ठीक, ये राजनीतिक स्थिति हो गई। आप थोड़ा सा इसमें ये देख ले धार्मिक स्थिति क्या है। धार्मिक स्थिति हमने पहले ही आपको प्राप्त भौतिक वस्तुओं में बताया है कि अधिकांश स्त्री मूर्तियां मिली हैं और हड़प्पा से बाकायदा मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इसलिए लोगों को लगता है कि धार्मिक स्थिति में मातृ देवी ही सर्वश्रेष्ठ देवी थी, सबसे अधिक पूजित मातृ देवी। ठीक, इतना ही नहीं, पशुपति शिव एवं योगी मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति। इन्हें मार्शल ने आदि शिव कहा है। कौन? वही जान मार्शल ने आदि शिव कहा है। ठीक,
इन्हें जॉन मार्शल ने आदि शिव कहा है। ये जान लीजिए कि जो पशुपति शिव हैं, इनके सिर पर सिंह के रूप में एक मुकुट लगा हुआ है। पशुपति शिव के सिंह के रूप में एक मुकुट लगा हुआ है। आसन जो बिछा हुआ है, आसन के बाएं और दाएं पशुओं का चित्र है। आसन के दाएं हाथी चीता, बाएं गैंडा भैंसा और हिरन। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं कि पशुपति के आसन के दाएं गैंडा, दाएं पे है हाथी तथा चीता, बाएं गैंडा भैंसा और हिरन। जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है उसके दाएं हाथी चीता, बाएं गैंडा भैंसा और हिरन प्राप्त हुआ है। ये देखते जाइए धार्मिक स्थितियाँ। मिटा दे इसे, अभी इसमें और भी है, चले आगे। हम लोग अभी इस धार्मिक चिन्हों के साथ साथ इनमें कुछ और भी चीज़ें जो धर्म के रूप में उसमें विद्यमान थी। जैसे आपने पशुपति शिव की पूजा, मातृ देवी की प्रतिमा की पूजा, ये आपने देख लिया। साथ ही साथ इतना ही नहीं, बल्कि अभी यहाँ ये पीपल वृक्ष, नाग, एक सींग वाला हिरन पूजित है। इनमें एक सींग वाला हिरन विशेष पूज्य पशु था, जबकि गाय इसमें कहीं द्रष्टव्य नहीं होती। गाय द्रष्टव्य नहीं होती, लेकिन एक सींग वाला हिरन विशेष पूज्य पशु था। कोई फिल्म बनी है मोहनजोदारो, उन लोगों को मोहनजोदारो बोलने ही नहीं आएगा, तो मोहनजोदारो कोई फिल्म बनाए, उसमें एक सींग वाला हिरन संभवतः दिखाया गया। मैं आज तक ये मोहनजोदारो फिल्म देख नहीं पाया। ये रहा। अभी इतना ही नहीं, यहाँ कुछ चिन्ह भी मिले, धार्मिक चिन्ह। धार्मिक चिन्ह में स्वस्तिक, क्रॉस, चक्र के निशान मिले। स्वस्तिक, क्रॉस, चक्र के भी निशान यहाँ धार्मिक चिन्ह के रूप में प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता में। ठीक, और भी हम लोग देख रहे थे। इसमें अब क्या बचा? अंत्येष्टि संस्कार। मतलब अंतिम संस्कार। इसमें पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, और दाह संस्कार, ये सब विद्यमान थे, प्रचलित थे। पूर्ण समाधान मुसलमानों में होता है, जिसमें मर जाने के बाद उनके शरीर को उन लोगों की रीति के अनुसार धरती के नीचे दबा दिया जाता है। पूर्ण समाधान इसको कहा जाता है, संपूर्ण शरीर को धरती के नीचे दबा देना कब्र में। आंशिक समाधान ये पारसियों में होता है। पारसियों में, पारसी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके अपने मृतकों को ले जाकर के पारसी लोग जो है एक साइलेंस टावर, उनके कब्रगाह में एक टावर बना होता है बड़ा सा, उसी टावर के ऊपर ले जाकर के रख देते हैं। चील, कौवे, गिद्ध जैसे मांसाहारी पशु पक्षी उनको खा जाते हैं। उसके बाद 21 दिन बाद पारसी जो है अपने उस कब्रगाह में जाकर के उनके हड्डी, बचे कुचे मांस इत्यादि को कलेक्ट करता है और वहीं उनको दफन कर देता है।
ये आंशिक समाधान है जो पारसी लोगों में विद्यमान है। इलाहाबाद में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ आबकारी चौराहे पे पारसियों का कब्रगाह है। उसी में फिरोज गांधी दबाए गए हैं, जो इंदिरा जी के पति हैं, राहुल गांधी के बाबा होगा। राहुल जी को मालूम होगा, हो सकता ना हो या हो, जो भी। तो ये सारे कुछ प्रचलित है। और दाह संस्कार हिंदुओं में चलता है, जहाँ मृतकों के न रह जाने के बाद उनके परिवारीजन गांवपुर के लोग ले जा करके जो है अग्नि को समर्पित कर देते हैं पवित्र नदियों के करीब। ये सारे के सारे संस्कार, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार, ये सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। ओके, तो ये रहा धार्मिक स्थिति। और अब इसमें बचती है आर्थिक स्थिति। ओके, देख लेते हैं आर्थिक स्थिति। हमारे आर्थिक स्थिति में दो चीजें मुख्य होती हैं, व्यापार वाणिज्य और कृषि, यही ना। आर्थिक स्थिति में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो है व्यापार अब्लिक वाणिज्य। वाणिज्य बने बनियागिरी, वो जो गप्पू कर रहे हैं। व्यापार, वो जो दुकान लोग खोल के बैठे हुए हैं, वो व्यापार है, अरुण वाला, है ना। वाणिज्य बने बनियागिरी, कुछ सामान खरीदना, ले जा करके मंडी में बेचना, नीचे गप्पू से बैठे हुए, तो ये व्यापार वाणिज्य हो गया। और कृषि, सभी लोगों को खेती वगैरह हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कृषि। तो व्यापार वाणिज्य और कृषि, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आर्थिक स्थितियों में। हम दोनों लोगों को देख लेते हैं। जैसे व्यापार वाणिज्य, इसमें हम लोग कई जगहों पर व्यापार के निशान पाए हैं। जैसे ये बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जलीय और स्थलीय दोनों व्यापार करते थे। हम लोथल के गोदीबाड़ा को बता चुके हैं। गोदीबाड़ा मतलब एक गुजराती भाषा है। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह। बंदरगाह मतलब, मैडम रेखा मिश्रा जी, ये बंदरगाह क्या है? बंगाल में पढ़ती है, वो बंदरगाह जैसा कुछ शब्द आता है क्या? नहीं, वो सीखा। समुद्र के किनारे जहाँ जहाज़ें आकर के खड़े तो उसको बंदरगाह करते हैं। इंग्लिश में उसको पोर्ट बोलते हैं। इसका ऐसा है ना, इंग्लिश में पोर्ट, और नहीं तो बंदरगाह। मतलब जहाँ जहाज़ें आकर के, पानी वाली जहाज़ें रुकती हैं वो बंदरगाह हो। ये नहीं कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ आके उतर रही है, बंदरगाह है, नहीं, वो तो एयरपोर्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग लोथल से, गुजराती भाषा में जिसे गोदीबाड़ा कहा जाता है, यानी वो बंदरगाह था। और जो लोथल का बंदरगाह, जहाँ बड़ी बड़ी जहाज़ें आके रुकती थी, तो वो लोग केवल सैर करने के लिए बंदरगाह नहीं बनाते, बड़ी बड़ी जहाज, वो लोग उससे व्यापार करते थे। ये जलीय व्यापार होता था, है ना। तो आप कह सकते हैं कि लोथल यानी गुजरात, लोथल का बंदरगाह जलीय व्यापार का प्रमाण है, या समुद्री व्यापार का प्रमाण ना, लोथल का बंदरगाह। इतना ही नहीं, स्थलीय व्यापार भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग स्थल के माध्यम से, यानी जमीन के माध्यम से, उस समय की मेसोपोटामिया, मिस्र इत्यादि की सभ्यताओं से लोग व्यापार करते थे। इसमें बहरीन द्वीप एक आता है। बहरीन आजकल एक देश है जहाँ लोग कमाने वाले जाते हैं। हमारे एक मित्र रहते थे, हीरा मिथिलेश मिश्रा, वो जो बहरीन में रहते थे, ट्रक चलाते थे, है ना। तो बहरीन द्वीप में से होकर लोग जाते थे। बहरीन बिचौलिए का काम करता था, मीडिएटर, दलाल, ब्रोकर, उसका काम करता था। तो स्थलीय व्यापार में बहरीन द्वीप बिचौलिए का काम करता था। सैंधव लोग मेसोपोटामिया, मिस्र से स्थलीय व्यापार करते थे ना। क्यों? क्योंकि लोथल, मोहनजोदड़ो, से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है।
लोथल और मोहनजोदड़ो से फारस की मुद्रा मिली है। हम आपके घर पहुँचे और उसके बाद आप थोड़ा पानी उनी लेकर के आए चाय वाय, और तब तक आपके घर का एक बच्चा डॉलर खेलते हुए आ गया। तो बिना जाने ही हम कह देंगे क्यों इनके घर का कोई अमेरिका रहता है, पकड़ लिया हमने। और तब तक पड़ोसी के घर का लड़का पता चले क्यों पाउंड लेके आ रहा है, बिना समझे हम कहते कि इसका मतलब इनके घर का एक आदमी इंग्लैंड रहता है। मैडम क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो बड़ी तेज तरह छात्रा दिखाई देती है, क्यों बोलती नहीं। अच्छा अच्छा, तो हमारे क्लास में काफ़ी योग्य लोग बैठते हैं। तो जो है मैडम आपने बताया नहीं, इससे आप काफ़ी मतलब सज्जन लग रहे हैं कि बोलती ही नहीं। वैसे आप बोल दें तो थर्रा जाता। अच्छे लोग, खैर आप नहीं बताना चाहती फिर भी मान लेते कि आप विद्वान हैं। अंश का ऐसी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये लोथल और मोहनजोदड़ो से फारस की मुद्रा मिली है। तो फारस किसको कहते थे, सीखा बताओ? ईरान को फारस कहते थे। ईरान को फारस कहते थे। फारस की खाड़ी से आदि बोला जाता है, वहाँ से फारस की मुद्रा मिली है। अर्थात इन लोगों का कहना कि मेसोपोटामिया वही इराक ईरान बोला ही जाता है। इसका मतलब वहाँ लोग कमाने जाते थे। ये प्रमाणित करता है कि वहाँ से व्यापार होता था। तर्क तो बड़ा सही कि ये जो व्यापार वाणिज्य होता था लोगों का जली मार्ग से और स्थलीय मार्ग से, है ना। इतना ही नहीं, एक ठीकरे पर मोहनजोदड़ो से एक ठीकरा मिला, लोथल से एक ठीकरा मिला है, उस पर सुमेरिया की नाव के चित्र मिले। ये व्यापार प्रमाणित करता है कि गुजरात के लोग जली व्यापार करते थे सुमेरियन कल्चर के लोगों से, यानी ईरान इराक से लिए हुए अफगानिस्तान लिए हुए मिस्र तक इन लोगों का जली व्यापार था। तभी ना उस सुमेरिया की नाव का चित्र। भाई कोई चीज़ आदमी तभी बनाता जब ऐसी कोई घटना घटती है। नाव से लोगों का आना जाना बड़ी बड़ी नाव से था, तो इसलिए लोग ड्राइंग के रूप में नाव बनाए, है ना। अब आजकल एरोप्लेन है तो लोग एरोप्लेन का चित्र बनाते हैं। अकबर के ज़माने में कोई एरोप्लेन का चित्र तो नहीं बनाता था, अतः प्रचलित नहीं था, है ना। मोहम्मद गोरी एरोप्लेन में थोड़ा चढ़ते थे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो चीज़ें समकालीन जगह भी प्रचलित होती है वही चीज़ें लोग वही व्यक्ति करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लोथल से प्राप्त एक ठीकरे पर सुमेरिया की नावों का चित्र जली व्यापार को प्रमाणित करता है। जली व्यापार को प्रमाणित करता है। आपने देख लिया व्यापार हो रहा है तो जाहिर है कि चीज़ों को नाप जोख भी होंगे, है ना। यहाँ बाट माप मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो वगैरह से बाकायदे बाट माप प्राप्त हुए। बाट जिससे जोखा जाता है, कोई बटखारा जो गाँव बोला जाता है ना। और सब 16, 32, 64 यानी 16 के गुणांक में सब प्राप्त हुए, है ना। तमाम बाट माप प्राप्त हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं बाट माप 16 के गुणांक में बाट प्राप्त हुए। लोथल से हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत लोथल से यानी गुजरात से, पैमाना माने इंच फीट, है ना। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ। ठीक, तब कुछ मुद्रा भी रही हो, मुद्रा सीलिंग्स, राज मुद्रांक। तो मुद्रा के बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं। इसे मिटा दें, मिटा दें। चलो, मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपए पैसे, है ना। ये मुद्रा है। मुद्रा के रूप में मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त हुई है। से सर्वाधिक मुद्रा मिली है। सर्वाधिक मुद्रा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मुद्रा अधिकांशतया सेलखड़ी की, सेलखड़ी की होती थी। सेलखड़ी पहले चौक से लोग लिखते थे ना, किससे?
चौक से। जब व्हाइट बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड पर लोग चाक से लिखते थे, मार्कर से नहीं। तो जो चाक है उसमें तमाम अन्य द्रव्य मिलाकर के उसको कड़ा बना लिया जाता था और उसी से मुद्रा, राज मुद्रांक, सिलिंग्स बनाई जाती थी और उसे लोग जो है लेन देन में प्रयोग करते थे। हालांकि वस्तु विनिमय भी था, है ना। तो वस्तु विनिमय मतलब लेन देन का एक माध्यम है। कुछ आप दीजिए, कुछ हम ले लो। पहले बर्फ़ आता था और हम लोग अपने माँ से कह करके गेहूँ लेकर के बर्फ़ वाले को दे देते, गेहूँ वाला एक ठो बर्फ़ पकड़ा देता था। यानी हमारा गेहूँ लिया और हमको बर्फ़ दिया, बर्फ़ वाला। हम गेहूँ वाले हैं, वो बर्फ़ वाला है, हमने सामान दिया गेहूँ और उसने सामान दिया बर्फ़। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, यह वस्तु विनिमय। तो मुद्रा वस्तु विनिमय होता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, और मुद्रा विनिमय प्रचलित था। ओके, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय प्रचलित था। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ सिंधु सभ्यता के लोगों ने कुछ लिपि छोड़ी है। लिपि लिपि क्या, जिस आकार में आप लिखते हैं, जैसे ये देवनागरी लिपि है। देवनागरी हम लोग किस में लिखते हैं? देवनागरी में। आ आई यू का गा गा, ये देवनागरी। ए बी सी डी ये रोमन, ई एफ जी एच आई जे के ई आई ओ यू, वो का गा गा तो है ना। पता चला कि 52 वर्ण हमारे पास है, 26 में वो है ना। हाँ, लेकिन पैसा हो जाने के नाते वो ज़्यादा ग्लैमराइज हैं, तो पता चला कि 26 अक्षर है। तो ये लिपियाँ उन लोगों की हैं, ये लिपियाँ हम लोगों की हैं। इसी तरह से खरोष्टी लिपि में जो है वो उर्दू, फारसी, अरबी वगैरह लिखी जाती है, उन लोगों की लिपि है। तो पांडुलिपि जो होती है, जैसे ये हम लोग लिखने का जो तरीका है देवनागरी, का गा गंगा वगैरह, वो लोग भी कुछ लिपि लिखे, है ना। लिपि, लिपि मतलब उन लोगों ने लिखने का क्या तरीका अपनाया था। आप कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। इसीलिए तो आद्य इतिहास है, बताया था ना मैं शुरुआत। आद्य इतिहास क्यों है? लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। लिखित साक्ष्यों को पढ़ लिया जाए तो इतिहास बन गया, है ना। ये आद्य इतिहास के तहत इसी तरह से आता है। लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, ठीक। और लिखावट बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ठीक। कैसे? ओके, कलम उठी नहीं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये इस तरह से है। इसे गोमूत्रिका पद्धति या पिक्टोग्राफ कहा गया है इसे, या ब्रूडोफेस्टन पिक्टोग्राफ या ब्रूडोफेस्टन कहा गया है। अब तो क्लियर? गोमूत्र का मतलब जैसे गाय ऐसे पेशाब करते हुए चले जाए, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये इसी तरह से। तो गोमूत्र का पद्धति में लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा गया है ये लोगों को पता नहीं। ओके, जान लीजिए, सिंधु सभ्यता से लगभग 64 मूल अक्षर प्राप्त हुए। 64 मूल अक्षर प्राप्त हुए हैं और उनसे 250 से 400 तक शब्द बनाए गए। मिटा दे इसे तो लिख दें उसे। ओके, तो सिंधु सभ्यता से लगभग 64 मूल अक्षर प्राप्त हुए तथा इनसे 250 से 400 तक शब्द बने। ओके, अब इसमें हम लोग देख रहे थे थोड़ा सा कृषि। कृषि क्या क्या थी? सिंधु सभ्यता
के लोगों ने सबसे पहले कपास उगाए, है ना। कृषि में सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाया। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाया। यूनानियों ने कपास को, किस कपास को? सिंधु सभ्यता के कपास को ना, इस कपास को सिंडोन कहा है। सिंडोन माने सिंधु में पाया जाने वाला, है ना। ये रहा। इतना ही नहीं बल्कि भारत के व्यापार इत्यादि को उन लोगों ने मेलुहा, मेलुहा का अर्थ भी सिंधु सभ्यता से लगाया गया है, मोहनजोदड़ो से लगाया गया है ना। सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा है। ठीक, जान लीजिए कि इस के साथ साथ धान, गेहूं, जौ, राई जैसी 9 प्रकार की फसलें प्राप्त हुई हैं। धान की फसल तो आप लोग जगह जगह, जौ की फसलों को जगह जगह आप लोगों ने देखा है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अनाज के रूप में गेहूं, जौ, राई, धान आदि। व्यापार, वाणिज्य और कृषि आपके सामने, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति आपने पूरी तरह पढ़ लिया, है ना। इसमें हम लोग बता दें कि आखिर सभ्यता का पतन कैसे हुआ और पूरा चैप्टर है समाप्त। तो ये देख लेते हैं हम लोग कि आखिर इतनी शानदार सभ्यता रही, इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया। पहले ये देख लीजिए, सभ्यता का तिथि निर्धारण। विद्वानों ने कब की बताया, कितनी पुरानी ये सभ्यता थी। ठीक, इसमें सबसे पहले जान लें जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसको बताते हैं कि ये सभ्यता संभवतः है 3200 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच। ठीक, जॉन मार्शल महोदय बताते हैं कि 3200 ईसा पूर्व से ये सभ्यता विद्यमान रही होगी। ध्यान रहे, कार्बन डेटिंग पद्धति 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, सॉरी 3250 से 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल बताते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग बताती है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता कभी विद्यमान थी। ये कार्बन डेटिंग समझते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक एफ लेवी ने किया था। आप यहाँ लिख सकते हैं, आविष्कारक एफ लेवी एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। वो कार्बन डेटिंग सिस्टम से इसको बताते थे कि जानते थे कार्बन के हर चीज़ बने हुए होते हैं, तो कार्बन कितने समय पर अपनी आयु का आधा रहता है, उसी आधार पर उन्होंने पैमाना बना लिया। अभी कितना इसका जो है वो द्रव्य खत्म हुआ, उसी आधार पर वो पैमाना बना के निकाल देते थे कि इतने दिन पहले विद्यमान था। ठीक, एफ लेवी एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, केमिस्ट्रियन थे। उन्होंने कार्बन डेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच कार्बन डेटिंग सिस्टम इसे बताया करती है कि सिंधु सभ्यता कभी इस दौरान इससे पहले विद्यमान थी। ओके, लेकिन अब ये समझ में लोगों को बड़े आश्चर्य के रूप में आता है कि आखिर इतनी शानदार चलने वाली ये सभ्यता एकाएक गायब कैसे हो गई, क्या समस्या रही होगी। तो आप लिख सकते हैं कि सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ। सभ्यता का पतन अनेक विद्वानों ने अनेक विचार दिए हैं। ठीक,
जैसे जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके प्लस राव यानी SR राव। मार्शल, मैके और राव, इन लोगों ने बताया है कि सिंधु सभ्यता में संभवतः व्यापार वाणिज्य समाप्त होने लगा, ऐसी तमाम समस्याएं आने लगी और इसी तरह से ये चीज़ें विद्यमान न रह पाई। और वो तो आप लिख सकते हैं, ये लोग कहते हैं व्यापार का ह्रास। ठीक। एक विद्वान है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी प्लस जॉन मार्शल, ये बताते हैं बाढ़, लोग कहे बाढ़ आई और सब खत्म हो गया, है ना। इसी तरह से पिगट, ये लोग प्रशासनिक शिथिलता बताते हैं। ये लोग कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता हुई और सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सभी लोग समाप्त हो गए, ऐसा इन लोगों का कहना है। अनुमान ही लगा रहे हैं ये लोग, कोई बहुत क्लियर नहीं बता रहा। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, जैसे एक गार्डन चाइल्ड नाम का विद्वान कथा, आर्यों ने आक्रमण करके पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। ठीक। तो गार्डन चाइल्ड, हालांकि बाद में ये बात गलत सिद्ध हो गई। ये कहते हैं आर्यों का आक्रमण, तर्क बड़ा अच्छा देते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके मार डाला सबको। कहते हैं इनके देवता का नाम है इंद्र, उनको पुरंदर भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी और पुरंदर यानी नगर को ढहाने वाले देवता इंद्र, यानी आर्यों ने मार कर इनको फेंक दिया। लेकिन बाद में जब इस पर खोज अन्वेषण हुआ तो पता चला कि उन्होंने कहा मोहनजोदड़ो में कुओं में गलियों में बड़े बड़े नरकंकाल प्राप्त हुए, इसलिए इन लोगों ने नरसंहितापूर्वक आर्यों ने हत्या कर दिया होगा। क्योंकि सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद वाली सभ्यता आर्य सभ्यता है। सिंधु सभ्यता ग्रामीण नहीं बल्कि नगरीय है, आर्य सभ्यता ग्रामीण। तो इन लोगों ने नगर वालों को मार डाला। लेकिन जब खोज अन्वेषण शुरू हुआ तो पता चला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कितने हजार साल तक मारते रहे। एक एक नरकंकाल समूहों के बीच और दूसरे नरकंकाल समूह के बीच सैकड़ों साल का अंतर रहा है। तो बात तो आपसे आप गलत सिद्ध होगी। भाई साहब कितने दिन तक की लड़ाई चलती रही, कई 100 साल, कई हजार साल तक लड़ाई चलती रही। और गार्डन चाइल्ड बेचारे मुँह जैसे लेकर आ गए, इनका आई एम सॉरी, लगता है उसमें जो है ज़्यादा बकरा खा लिया था। तो ये सब वो जो है इन लोगों का कहना है ना। लेकिन सिंधु सभ्यता के लिए बताया जाता है कि संभवतः ये सारे कारण और अधिकांश बाढ़ का कारण ये हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया हो। आप लिख सकते हैं कि संभवतः ये सारे कारण और बाढ़ इस सभ्यता के पतन के लिए विद्यमान थे, के पतन का कारण बने, ऐसा विद्वानों का कंक्लूजन है। ओके, ये सिंधु सभ्यता आज लगभग जो कुछ भी जहाँ तक आपको बताना उचित था, आपकी परीक्षोपयोगी था, वो आपको बताया गया। आपके लिए हम समझते हैं कि इनफ है, इसलिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी प्रोत्साहित हों, आपको और आगे और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। इसलिए आज का बस इतना ही क्लास। थैंक यू क्लास।